दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आर्काइव 81 नाम की एक नेटफ्लिक्स साईफाई हॉरर फिक्शन सीरीज देखी है जो कि कुछ ही हफ्ते पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। और इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में से एक है जेम्स वॉन, जिन्होंने कॉन्जरिंग सीरीज को डायरेक्ट किया है। आर्काइव 81 को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। इनफैक्ट IMDb पे से मिले हैं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 85% फ्रेश। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जिन्हें मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगा, यानी कि आज वाली वीडियो में हम आर्काइव 81 के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स के नाम है मिस्ट्री सिग्नल्स, वेलस्प्रिंग, टेरर इन आइल्स एंड स्पिरिट रिसीवर्स। पहले एपिसोड की शुरुआत एक रिकॉर्डिंग के साथ होती है जहां एक लड़की किसी जेक नाम के इंसान को हेल्प के लिए बुला रही थी। ये रिकॉर्डिंग काफी ब्रेक हो रही थी एंड बैकग्राउंड में हम किसी आदमी की आवाज सुनते हैं जो उस लड़की से कहता है कि वो उसकी हेल्प के लिए आया है। इसके बाद हम अपने मेन लीड डैन से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि म्यूजियम ऑफ द मूविंग इमेज नाम के म्यूजियम में पुराने टेप्स एंड मूवीज वगैरह को रिस्टोर करने का काम करता था। आज डैन को ईवी क्रेस्ट नाम की एक लेडी से पार्सल आता है जिसमें एक बहुत पुरानी और डैमेज्ड मूवी रील थी। डैन इस रील को रिस्टोर करता है और फिर इसे प्ले करके देखता है। इस मूवी में कुछ लोग अपने फेस पर एक अजीब सा मास्क लगाए हुए थे और वो फ्लोर पर बने किसी सर्कुलर पैटर्न के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कुछ चैंटिंग कर रहे थे। इसी बीच डैन की एक कलीग यहाँ आती है जो उससे पूछती है कि ये क्या है, जिस पर डैन उसे बताता है कि ये 1958 का एक हॉरर शो है जिसका नाम द सर्कल था और इसे विलियम क्रेस्ट ने बनाया था। ये शो एक्चुअली में कभी ब्रॉडकास्ट हुआ ही नहीं था और विलियम क्रेस्ट की डेथ के बाद इस शो से रिलेटेड सभी टेप्स गायब हो गई थी। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि विलियम क्रेस्ट एक बड़ा मूवी मेकर हुआ करता था और डैन के फादर भी क्रेस्ट की मूवीज पसंद किया करते थे। ये रील्स क्रेस्ट की डॉटर को कुछ महीने पहले ग्राउंड में दफन मिला था, जिसके बाद उसने इसे रेस्टोर करने के लिए यहाँ भेज दिया था। यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं और एज एन ऑडियंस हमें इस मूवी के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ एक आदमी एक लेडी को किसी रिचुअल के दौरान सैक्रिफाइस कर देता है। डैन की कलीग उसे एक पार्सल देती है जो कि डैन की बॉस कैरन ने उसे दिया था। इसके अंदर एक डैमेज्ड टेप थी और साथ ही कैरन का एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था कि इस टेप को कल सुबह तक रीस्टोर करना है। डैन इस टेप को रीस्टोर करके प्ले करता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि इस टेप को किसी मेलोडी पैंडर्स नाम की लड़की ने बनाया था जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में डॉक्टरेट कर रही थी। और इसी सिलसिले में वो न्यूयॉर्क की एक छोटी सी कम्युनिटी पे रिसर्च कर रही थी जो कि ईस्ट विलेज के वाइसर अपार्टमेंट्स में लगभग 20वीं सदी से रह रही थी। डैन यहाँ वाइसर अपार्टमेंट का नाम सुनकर थोड़ा स्ट्रेस नजर आता है और वाइसर अपार्टमेंट के बारे में इंटरनेट पे एक न्यूज़ पढ़ रहा होता है जो कि वहाँ लगी फायर के बारे में थी, जिसके बारे में हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में हम डैन के फ्रेंड मार्क से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि मिस्ट्री सिग्नल्स नाम के किसी हॉरर पॉडकास्ट शो का काम करता था और वो डैन को कुछ स्ट्रेंज हॉरर स्टोरी सुनाता है जो कि उसके हिसाब से रियल थी। एनीवेज, नेक्स्ट डे डैन कैरन को वो रीस्टोर्ड टेप देते हुए उसे बताता है कि ये टेप बस किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे म्यूजियम का कोई मतलब हो। इस पर कैरन कहती है कि ये टेप म्यूजियम के लिए नहीं है बल्कि ये उनके म्यूजियम के सबसे बड़े डोनर मिस्टर वर्जिल डेवनपोर्ट की भेजी हुई टेप है, जिन्हें डैन का काम बहुत पसंद आया था और वो चाहते थे कि डैन एक बार उनसे मिले फॉर सम कॉन्फिडेंशियल वर्क। इसके बाद हम डैन को LMG नाम की एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं और ये मिस्टर विजिल की कंपनी थी। डैन यहाँ उनसे मिलने आया था और मीटिंग में डैन वर्जिल से पूछता है कि उनकी कंपनी आखिर क्या करती है, क्योंकि इंटरनेट पे इस कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस पर वर्जिल डैन से कहते हैं कि उन्हें भी डैन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, जिस पर डैन बताता है कि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है। इस पर वर्जिल कहता है कि उसे भी कंपनी के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी जाएंगी क्योंकि कंपनी भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहती है। वर्जिल डैन को उसके काम के लिए अप्रिशिएट करते हुए उसे बताता है कि वो चाहता है कि डैन उनके लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करे जिसमें उसे वाइसर अपार्टमेंट की आग में जली हुई टेप्स को रिस्टोर करना होगा। वर्जिल डैन को बताता है कि वो पहली टेप जो उसने भेजी थी वो भी उन्हीं टेप्स का हिस्सा थी जो कि उसी आग में जलकर डैमेज हो गई थी। अब क्योंकि ये टेप्स काफ़ी डैमेज थी तो इन्हें मूव नहीं किया जा सकता था, इसीलिए इन्हें LMG की एक फैसिलिटी में रखा गया था और डैन को भी उसी फैसिलिटी में जाकर उन सारी टेप्स पे काम करना होगा।
डैन इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन वर्जिल यहाँ उसे कन्विंस करने के लिए उसे इमोशनली मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि डैन को इस बात की अच्छी समझ होगी कि जब कोई अपना इंसान किसी आग में जलकर मर जाता है तो उससे जुड़ी यादें उसके फैमिली के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आखिरकार डैन ने भी तो अपनी फैमिली को एक आग में ही खोया था। अब डैन ये बात सुनकर बहुत अपसेट होता है और यहाँ से चला जाता है। रास्ते में डैन मार्क को कॉल करता है और उसे यहाँ हुई सारी बातें बताता है। मार्क डैन से कहता है कि वर्जिल को उसकी फैमिली वाली बात इंटरनेट से पता चल गई होगी, जिस पर डैन बताता है कि उस इंसिडेंट के बारे में इंटरनेट पे कोई भी डिटेल्स नहीं थी। फिर कैसे वर्जिल को उसके पास्ट के बारे में इतनी बड़ी डिटेल पता है। खैर, इसके बाद हम डैन को अपने घर में सोते हुए देखते हैं, जहां उसे अपने बचपन के इंसिडेंट की नाइट में आती है, जहां वो अपने डॉग क्लियो को बाहर घुमाने ले गया था और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसे अपने घर में आग लगी हुई दिखाई दी। इसी के साथ डैन की आंख खुल जाती है और इसके बाद वो मेलोडी की टेप को फिर से देखता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि मेलोडी के बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स लगी हुई थी उनमें एक डॉग था जो कि डैन के बचपन वाले डॉग क्लियो से एग्जैक्ट मैच हो रहा था। इतना ही नहीं, उस डॉग का कॉलर भी एग्जैक्ट मैच था। इसके बाद हम डैन को मार्क के घर पे देखते हैं, जहां वो ये डॉग वाली बात मार्क को बताता है। मार्क डैन से कहता है कि ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा ही डॉग होगा, हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो। डैन बस वो देख रहा है जो वो देखना चाहता है। डैन मार्क की बात से थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस प्रोजेक्ट पे काम करके और भी इन्फॉर्मेशन निकालेगा, क्योंकि इंटरनेट पे इस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ना ही उन 13 लोगों का पता चला जो कि वाइसर अपार्टमेंट की आग के बाद अचानक ही गायब हो गए थे। यानी कि शॉर्ट में कहा जाए तो डैन वर्जिल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद डैन वर्जिल के साथ उस फैसिलिटी में रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट करने के लिए जाता है और ये फैसिलिटी सिटी से काफी दूर थी, जहां कई लोग आते जाते नहीं थे। वर्जिल बताता है कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी लेट 80s में खरीदी थी टू मेक इट अ रिसर्च सेंटर और अब यहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम होता है। डैन को यहाँ हर तरह की फैसिलिटी 24/7 प्रोवाइड की जाएगी और डैन यहाँ अकेला रहकर काम करेगा ताकि उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इसके बाद वर्जिल डैन को आर्काइव में ले जाता है, जहां 1994 में वाइसर अपार्टमेंट में लगी आग के बाद बरामद की गई टेप्स को रखा गया था। यहां से जाते वक्त वर्जिल डैन को एक स्मार्ट वॉच देते हुए बताता है कि इस वॉच में लगे हुए बटन को प्रेस करने पर डैन की हेल्प के लिए किसी भी समय 20 मिनट के अंदर डॉक्टर्स या फिर इवन मेंटल हेल्थ टीम भी तुरंत आ जाएगी। डैन को ये बात काफ़ी स्ट्रेंज लगती है, जिस पर वर्जिल डैन को बताता है कि उन्होंने डैन के पास्ट के बारे में काफ़ी रिसर्च की है और उन्हें पता है कि डैन को पास्ट में मेंटल ब्रेकडाउन से सफ़र करना पड़ा था, इसीलिए उसके लिए ये इंतजाम किए गए हैं। वर्जिल के जाने के बाद डैन आर्काइव्स में जाता है और डैमेज टेप्स उठाता है। यहाँ उसे एक और रूम भी दिखता है जिसमें और भी कई सारी टेप्स पड़ी हुई थी, लेकिन डैन इन्हें इग्नोर करता है और वो अपनी टेप्स पे काम करना शुरू करता है। नेक्स्ट टेप जो डैन रिस्टोर करता है उसमें हम देखते हैं कि मेलोडी वाइसर अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी और यहाँ वो इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताती है, जैसे कि जिस जगह पे अपार्टमेंट थी वहाँ 1934 के आसपास एक मैंशन हुआ करती थी, जहाँ 20 के दशक में आग लगने के बाद ही वाइसर अपार्टमेंट बनाया गया। बिल्डिंग का गार्ड जॉन स्मिथ मेलोडी को उसके रूम तक ले जाता है और उसका सामान उसके रूम में पहुंचाकर कीज वगैरह देकर वापस जाने लगता है। मेलोडी स्मिथ से पूछती है कि क्या वो जूलिया बेनेट नाम की किसी लेडी को जानता है जो कि यहाँ पहले कभी रहने आई हो। स्मिथ रिप्लाइज कि वो मेलोडी को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये बिल्डिंग की प्राइवेसी रूल्स के अगेंस्ट था। जाते जाते स्मिथ मेलोडी को एक एडवाइस देकर जाता है कि वो बिल्डिंग के 6th फ्लोर से दूर रहे। रात को मेलोडी की आंख अचानक खुलती है और वो अपने रूम में कुछ स्ट्रेंज नॉइजेस सुनती है। चेक करने पर वो देखती है कि उसके रूम के एक एयर वेंट के अंदर से कुछ चांटिंग की आवाज आ रही थी। आवाज अपने आप ही बंद हो जाती है और इसी के साथ ये रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मेलोडी के सेकंड डे से स्टार्ट होती है, जहां वो बिल्डिंग के लोगों से इंटरैक्ट करके उनका इंटरव्यू लेने वाली थी। मेलोडी डिफरेंट डोर्स पे नॉक करके वहां के रेसिडेंट से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। तभी मेलोडी को वहां एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जेस था। जेस मेलोडी से बात करती है और यहाँ पता चलता है कि जेस यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए छोटे मोटे काम किया करती थी, लाइक उनके लिए कॉफी लाना, उनके डॉग्स को घुमाना इत्यादि। मेलोडी जेस को पैसे ऑफर करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ के लोगों से मिलने में उसकी हेल्प करे। तो सबसे पहले मेलोडी तमारा स्टेफानो नाम की एक लेडी से मिलती है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल कंपोजर थी और वो रोम से यहाँ आकर तकरीबन 6 साल से यहीं रह रही थी। तारा मेलोडी को अपनी एक रीसेंट कंपोजिशन सुनाती है जिसके बारे में वो बताती है कि ये धुन परछाई की दुनिया में जाने के बारे में है और इशारा करते हुए मेलोडी को एक चेयर पर रखे हुए मास्क दिखाती है, टेलिंग हर कि जब वो ये धुन प्ले करती है तब परफॉर्मर्स उन मास्क को पहनते हैं।
तमारा एक कॉल अटेंड करने चली जाती है और यहाँ इस धुन को सुनकर मेलोडी को अजीब सा फील होने लगता है। वो ऑल ऑफ अ सडन काफी वीकनेस फील करने लगती है और इसी के साथ ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। रिकॉर्डिंग ओवर होने के बाद डैन मार्क को कॉल करता है, लेकिन मार्क अवेलेबल नहीं था, इसलिए डैन उसे एक वॉइस मेल भेजता है जहां वो इस जगह के बारे में उसे बताता है और साथ ही उसे तमारा स्टेफानो के बारे में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। वॉइस मेल कंप्लीट होने के बाद फोन में कुछ अजीब स्टैटिक नॉइजेस आने लगते हैं और डैन घर के बाहर नेटवर्क ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे नेटवर्क कहीं नहीं मिलता। ऐसी हालातों में वो वापस अंदर आकर दूसरे टेप पे काम करना शुरू कर देता है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है जहां मेलोडी जेस का इंटरव्यू ले रही थी। जेस अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और इसके बाद वो मेलोडी से पूछती है कि वो इस बिल्डिंग के बारे में क्यों जानना चाहती है। इस पर मेलोडी बताती है कि इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग को एक मैंसन की जगह पर बनाया गया है जो कि कई साल पहले जल गया था। जेस इस बात से कंफ्यूज नजर आती है और इसलिए मेलोडी बात घुमाते हुए कहती है कि वो यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहती है। जेस थोड़ी डरी हुई नजर आती है और वो कहती है कि लोगों को यहाँ खींच कर लाया गया है। वो मेलोडी से पूछती है कि क्या सैमुअल ने उसे यहाँ भेजा है। मेलोडी पूछती है कि यह सैमुअल कौन है। जेस अचानक ही मेलोडी के ठीक पीछे किसी इनविजिबल चीज को गोड़ने लगती है और इसके बाद वो काइंड ऑफ पजेस स्टेट में खड़ी होकर एकदम से फ्लोर पर गिर जाती है। ऐसे में मेलोडी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और रिकॉर्डिंग में से कुछ अजीब डिमोनिक साउंड्स आने लगती हैं। तभी अचानक ही स्क्रीन पर एक डिमोनिक फिगर अपीयर होती है और रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। ये सब देखकर डैन फौरन बाहर भागता है और मार्क को कॉल करता है और यहाँ वो मार्क को बताता है कि इस बिल्डिंग की लैंडलाइन को टेप किया जा रहा है, इसलिए उसे बाहर आकर मार्क को कॉल करना पड़ रहा है। डैन मार्क से कहता है कि ये बिल्डिंग उसके दिमाग के साथ खेल रही है। मार्क डैन के लिए परेशान रहता है, बट डैन उससे अलग तरह का हेल्प मांगता है एंड दैट वाज कि वो मेलोडी और एलएमजी के बारे में इंटरनेट से जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है निकाल ले। कॉल एंड होने के बाद डैन यहाँ के एक पेड़ पर एक निशानी छोड़ जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम उसे याद रहे कि नेटवर्क यहाँ किस जगह पे मिलती है। यहाँ से वापस जाते वक्त उसे ऐसा फील होता है एज इफ यहाँ कोई खड़ा था एंड एज एन ऑडियंस हम भी कुछ दूरी पर रेड ड्रेस में किसी को नोटिस करते हैं। शाम को डैन अपने बचपन के उसी दिन के बारे में सोच रहा था जब उसके घर में आग लग गई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डैन अपनी सिस्टर के साथ था जो कि पियानो पर कोई ट्यून प्ले कर रही थी। तभी उसके डैड आते हैं और उसे पूछते हैं कि उसने ये ट्यून कहाँ सुनी, जिस पर वो बताती है कि उसने ये ट्यून टेप में सुनी है। उसके डैड ये ट्यून प्ले करने से मना कर देते हैं और इस ट्यून को सुनकर काफी गुस्सा भी नजर आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने डैन को अपने पेट डॉग को बाहर घुमाने भेज दिया, लेकिन इसके बाद जब डैन शाम को घर लौटा तो आपको पता ही है घर में आग लग चुकी थी। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, डैन उसी टेप को एक बार फिर से प्ले करता है और इस बार हम देखते हैं कि जेस होश में आ जाती है, जिसके बाद मेलोडी से पूछती है कि क्या उसे मिर्गी के दौरे आते हैं। जेस बताती है कि डॉक्टर का कहना था कि उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे कुछ इमेजिनरी चीजें दिखाई देती है और इसी वजह से उसकी मदर उसे चर्च में फादर रूसो के पास ले जाती हैं फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस। मेलोडी से पूछती है कि आखिर वो क्या देख पाती है, जिस पर जेस बताती है कि उसे याद नहीं रहता जो भी वो इस कंडीशन के दौरान देखती है। जेस कुछ स्ट्रेंज बातें करने लगती है जिसमें वो किसी नई दुनिया के बारे में बात कर रही थी और वो मेलोडी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने अंदर नई दुनिया को समेट सके। मेलोडी को ये सारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वो जेस का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि वो काफी स्ट्रांग है और वो कुछ भी कर सकती है। जेस ये सुनकर खुश नजर आती है। टेप के अंत में एक डिफरेंट रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें मेलोडी बताती है कि जेस को वो लोग ले गए। यहाँ हम सिक्योरिटी गार्ड स्मिथ को देखते हैं जो कि मेलोडी से कहता है कि उसने वार्न किया था कि 6th फ्लोर से दूर रहना है। मेलोडी यहाँ से बाहर भाग रही थी, पर तभी यहाँ कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसे रोकने लगते हैं। शॉकिंगली यहाँ डैन के डैड मिस्टर स्टीवन आ जाते हैं जो मेलोडी को काम डाउन करते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ रिकॉर्डिंग एंड हो जाती है। अब इस पॉइंट पे डैन को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने रिकॉर्डिंग में अभी अभी अपने फादर को देखा। एपिसोड के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में हर जगह कैमरास लगे हुए थे और इन सब को वर्जिल अपने ऑफिस में बैठकर ऑब्जर्व कर रहा था, यानी कि डैन पे नजर रखा जा रहा था। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में डैन मार्क को बाहर आकर कॉल लगाता है और उसे बताता है कि उसने अपने फादर को लास्ट टेप में देखा। डैन का कहना था कि वर्जिल ने उससे झूठ कहा था कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। असल में वर्जिल को पता है कि उसके डैड का इन सब से कुछ कनेक्शन है और इसीलिए उसने जानबूझकर उसे इस काम पर लगाया ताकि वो अपने डैड के बारे में पता लगाने के लिए टेप्स को रीस्टोर करता रहे और काम बीच में ना छोड़ सके।
मार्क डैन को बताता है कि उसके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो इस काम को छोड़ दे या फिर शांत दिमाग से काम करता रहे और पता लगाए कि उसके डैड का इन सब से क्या कनेक्शन था। डैन यूरोप में रह रही अपनी एक आंटी के बारे में मार्क को बताता है और उसे कहता है कि वो उनके घर में जाकर डैन के डैड से रिलेटेड सभी ओल्ड फाइल्स को कलेक्ट करे, क्योंकि उन फाइल से उन्हें डैन के डैड के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। कॉल एंड होती है और इसके बाद डैन नेक्स्ट टेप रिस्टोर करके उसे प्ले करता है। इस रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि मेलेडी जेस के साथ शॉपिंग करने गई थी, जहां स्टोर में उन्हें फादर रूसो मिलते हैं। जेस उनसे मेलेडी का इंट्रोडक्शन कराती है, जिसके बाद वो मेलेडी को संडे को चर्च आने के लिए इनवाइट करके यहाँ से चले जाते हैं। मेलेडी और जेस शॉपिंग खत्म करके बिल्डिंग में वापस आते हैं और यहाँ जेस को कैसांड्रा दिखती है, जिन्हें वो उनका सामान देती है और मेलेडी से इंट्रोड्यूस कराती है। कैसांड्रा काफी स्ट्रेंजली मेलेडी को स्मेल करती है और बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग की एक रेसिडेंट मिस बियाट्रिस के पास उनका इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बियाट्रिस एक टैरो कार्ड रीडर थी जो कि लॉस एंजलिस से यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आई थी और उनकी सिस्टर किसी के साथ भाग गई थी, जिसके बाद वो यहाँ अकेले ही रह गई। बियाट्रिस मेलेडी को बताती है कि इस बिल्डिंग के लोग बहुत अजीब हैं और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई सेक्स क्लब चल रहा है। उसके हिसाब से इस सेक्स क्लब के लोग मिडनाइट में कम्युनिटी रूम में मिलते हैं, क्योंकि उसे आधी रात को कई बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इंटरव्यू के दौरान ही बियाट्रिस मेलेडी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं। वो टेबल पर 3 कार्ड्स रखती हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिपिक्ट करती हैं। फर्स्ट कार्ड जो कि पास्ट को डिपिक्ट करता है, उसे देखकर बियाट्रिस बताती है कि मेलेडी का पास्ट बहुत सैड और डिफिकल्ट रहा है। सेकंड कार्ड जो कि प्रेजेंट को डिपिक्ट करता है, उसे पिक करके बियाट्रिस बताती है कि मेलेडी इस बिल्डिंग में किसी को खोजते हुए आई है। मेलेडी वह सरप्राइज्ड और वो बियाट्रिस को बताती है कि वो 70s की एक मशहूर हिस्टोरियन जूलिया बेनेट को यहाँ ढूंढते हुए आई है। बियाट्रिस मेलेडी को बताती है कि 4th फ्लोर पर फुर्जी नाम की एक लेडी रहती है, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा है और उसका मेल बॉक्स हमेशा लेटर से भरा रहता है। इसके बाद बियाट्रिस थर्ड कार्ड को पिक करती है जो कि मेलेडी का फ्यूचर डिपिक्ट करता है। थर्ड कार्ड में डेथ नजर आ रही थी और ये देखकर मेलेडी और बियाट्रिस दोनों शॉक रह जाते हैं। इसके बाद मेलेडी ग्राउंड फ्लोर पर मेल बॉक्स के पास जाती है और वो 4th फ्लोर की उस लेडी का मेल बॉक्स चेक करती है। मेल बॉक्स लॉक्ड था, लेकिन मेलेडी उसमें से आधी बाहर आ रही लेटर्स को निकाल लेती है और तभी यहाँ सैमुअल आ जाता है। वो मेलेडी को एक मास्टर की ऑफर करता है जिससे वो मेल बॉक्स ओपन कर सकती थी। मेलेडी यहाँ से जाने लगती है और सैमुअल उसे शाम को ओपेरा में चलने के लिए इन्वाइट करता है। ओपेरा सैंक्चुरी में था जहाँ पहले चर्च हुआ करता था और मेलेडी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद हम मेलेडी को ओपेरा के लिए रेडी होते देखते हैं, जहाँ उसे मिस्टर स्टीवन का एक वॉइसमेल आता है। इस वॉइसमेल में वो मेलेडी से किसी सेशन की बात कर रहे थे और वो मेलेडी को एक और सेशन लेने के लिए इनवाइट कर रहे थे। मेलेडी इस वॉइसमेल से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी और वो इस वॉइसमेल को सुनते ही डिलीट कर देती है। तो इस टेप को देखने के बाद डैन बिल्डिंग से बाहर जाकर मार्क को वापस कॉल करता है। कॉल पे वो मार्क को बताता है कि डैन के डैड, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनसे ही मेलेडी ट्रीटमेंट ले रही थी। डैन मार्क से कहता है कि वो उसके डैड की फाइल्स में उनकी पेशेंट्स की लिस्ट में मेलेडी का नाम भी चेक करे और इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जुटाए। कॉल एंड होने के बाद डैन उसी रेड जैकेट वाले इंसान को फिर देखता है जो कि कुछ दूर पर खड़ा होकर डैन को ऑब्जर्व कर रहा था। डैन उस इंसान के पीछे भागता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो यहाँ से गायब हो जाता है। एनीवेज, रात को डैन कोई मूवी देख रहा होता है तब अचानक ही उसे रेड जैकेट में अपने डैड दिखाई देते हैं, जो कि अंदर किसी रूम की तरफ जाते हुए गायब हो जाते हैं। यहाँ डैन को एक औरत भी दिखती है जो कि एक रूम में एंटर करती है। डैन उस रूम के डोर पे नॉक करता है और रूम के अंदर से मेलेडी बाहर आती है और इसी के साथ डैन की नींद खुल जाती है। तो इसके बाद डैन नेक्स्ट स्टेप रिस्टोर करके प्ले करता है। रिकॉर्डिंग उस रात से स्टार्ट होती है जब मेलेडी ओपेरा में गई थी। मेलेडी ओपेरा देखने बैठती है और यहाँ वो एक्ट स्टार्ट होता है जिसमें परफॉर्मेंस ने अपने फेस पर व्हाइट मास्क लगा रखा था और जैसे ही तमारा का सॉन्ग स्टार्ट होता है, मेलेडी को फिर एकदम से वीकनेस फील होने लगती है। इसी वजह से सैमुअल और मेलेडी यहाँ से चले जाते हैं और बातों बातों में मेलेडी सैमुअल से पूछती है कि क्या अपार्टमेंट में किसी तरह का सेक्स क्लब चलाया जा रहा है, जिस पर सैमुअल से बताता है कि यह बस बियाट्रिस का वहम है। दरअसल यहाँ एक क्लब तो है, लेकिन वो विसायर का हिस्टोरिकल सोसाइटी क्लब है। दोनों वापस अपार्टमेंट में जाते हैं और सैमुअल मेलेडी को मास्टर की देता है। इस मास्टर की से मेलेडी उस 4th फ्लोर वाली लेडी का मेल बॉक्स खोलती है जिसके अंदर से कुछ भी नहीं मिलता। तभी जेस यहाँ आती है जो कि मेलेडी को बताती है कि स्मिथ ने शायद इस मेल बॉक्स को खाली कर दिया होगा। जेस मेलेडी को बताती है कि उसे ढूंढते हुए कोई लड़की यहाँ आई है जो कि उसके रूम में रुकी है। ये लड़की मेलेडी की दोस्त एनाबेल थी। मेलेडी अपने रूम में एनाबेल से मिलती है और वो लोग कुछ बात करते हैं, जिसके बाद टेप एंड हो जाती है। तो टेप देखने के बाद डैन पैंट्री में जाता है, जहां से स्नैक्स लेते वक्त उसे रियलाइज होता है कि यहाँ की दीवार खोखली है। दीवार को तोड़ने पर उसे पीछे बेसमेंट में जाते हुए कुछ सीढ़ियां दिखती हैं।
नीचे एक आर्काइव था, साथ ही वहाँ एक चर्च भी था। डैन इस जगह को एक्सप्लोर ही कर रहा था कि तभी यहाँ वर्जिल आ जाता है। वर्जिल उसे बताता है कि यहाँ आना डैन के लिए अलाउड नहीं है, और इसके बाद वो डैन को एक दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ वो बताता है कि सन 2000 में उसने वेलस्प्रिंग नाम की एक जेनेटिक टेस्टिंग कंपनी खोली जो कि लोगों के जेनेटिक रिकॉर्ड्स रखती थी, और जब गवर्नमेंट इस कंपनी के पीछे पड़ गई तब ये कंपनी बंद करनी पड़ी। वर्जिल डैन को बताता है कि उसके पास डैन के डैड के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं चल रही थी, और पुलिस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि उसके डैड ने घर में खुद ही आग लगाई थी। वर्जिल डैन को बताता है कि अगर वो पूरा सच जानना चाहता है तो उसे जल्दी काम खत्म करना होगा। इसके बाद डैन नेक्स्ट टेप को रीस्टोर करके प्ले करता है, और इस टेप की शुरुआत बीच रात से होती है जहां मेलोडी को अपने रूम के वेंट से फिर वही अजीब नॉइजेस सुनाई देती हैं। ऐसे में वो टेप रिकॉर्डर लेकर कम्युनिटी रूम की तरफ जाती है जहां वो छुप कर देखती है कि कम्युनिटी रूम में सैमुअल और बाकी कई लोग एक अजीब से वुडन स्टैचू के सामने बहुत ही क्रीपी तरीके से कुछ चांटिंग कर रहे थे। सबके चले जाने के बाद मेलोडी रूम में एंटर करती है और उस स्टैचू के पास से देखने जाती है कि तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है। मेलोडी एक बार फिर छुप जाती है और वो देखती है कि यहाँ सैमुअल और तमारा आए थे जो कि मेकआउट करने लग जाते हैं। मेलोडी यहाँ से भागकर अपने रूम में आती है और एनाबेल को सब बताती है। एनाबेल फौरन से यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन मेलोडी इस पॉइंट पे उसे सच बताती है कि वो यहाँ इस कम्युनिटी पर रिसर्च करने नहीं बल्कि अपनी असली मदर जूलिया बेनेट का पता लगाने आई है। जी हाँ दोस्तों, मेलोडी की मदर यानी कि जूलिया बेनेट ने उसे चर्च के बाहर बचपन में ही छोड़ दिया था। अब टेप के एंड में एक अजीब चीज होती है। मेलोडी के डोर पे कोई नॉक करता है और डैन को ये सीन देखकर याद आता है कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लास्ट टाइम उसने अपने सपने में देखा था, जब उसने अपने सपने में उस डोर पे नॉक किया था और मेलोडी ने डोर ओपन किया था। टेप एंड हो जाती है और इसके बाद हम डैन और मार्क को कैफे में बात करते हुए देखते हैं। डैन मार्क को बताता है कि उसने टेप में प्रेयर्स होते वक्त जो धुन सुनी थी एग्जैक्टली वही धुन लास्ट टाइम उसकी बहन उस दिन प्ले कर रही थी जब उसके घर में आग लगी थी। मार्क बताता है कि उसने LMG के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन LMG के बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन उसे डैन के आंटी के घर से डैन के डैड की कुछ टेप्स मिली हैं जो कि उनके और मेलोडी के थेरेपी सेशंस की हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नाउ थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग डैन के डैड मिस्टर स्टीवन और मेलोडी के एक थेरेपी सेशन की रिकॉर्डिंग से होती है, जिसमें मेलोडी मिस्टर स्टीवन को बताती है कि बचपन में उसकी मॉम ने उसे एक चर्च में छोड़ दिया था और इसके बाद मेलोडी 10 साल उसी चर्च में रही। उसे बचपन से ही एक अजीब प्रॉब्लम थी जहां वो अचानक ही एकदम एब्सेंट माइंडेड होकर पेजेस पे कुछ रैंडम डूडल करने लगती थी। मेलोडी स्टीवन को बताती है कि उसे ऐसा लगता था कि उसके सामने एक दूसरी दुनिया है और वो उसी दुनिया में जाने का रास्ता ड्रॉ करती थी। इसके बाद 10 साल की उम्र में उसे उसकी फॉस्टर मॉम लाइला यहाँ से ले गई, जिसके बाद कॉलेज में आने के बाद मेलोडी को फिर से ऐसे एक्सपीरियंस हुए और उसे लग रहा था कि ये सब नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से हो रहा है। मेलोडी और स्टीवन का ये सेशन यहीं खत्म हो जाता है, जिसके बाद स्टीवन मेलोडी को अपनी डॉग क्लियो से मिलाता है और अब हमें समझ आता है कि डैन को मेलोडी की रिकॉर्डिंग में जो डॉग देखा था वो उसका ही था। तो ये टेप एंड हो जाती है और इसके बाद डैन मार्क को कॉल करता है। मार्क आज मेलोडी से मिलने वाला था और वो डैन को बताता है कि जो ट्यून डैन ने उसे सुनाई थी वो किसी एग्जिस्टिंग सॉन्ग की ट्यून नहीं है। डैन मार्क को बताता है क्योंकि बाथरूम्स में कैमरा नहीं है, उसने वहां से सिक्योरिटी वायर हैक करके सारे कैमरास का एक्सेस ले लिया है। तो नेक्स्ट सीन में हम डैन को बाथरूम में अपने लैपटॉप के साथ देखते हैं जहां वो बिल्डिंग में लगे सभी सिक्योरिटी कैमरास को मॉनिटर कर रहा था। वो नोटिस करता है कि चैपल में कोई भी कैमरा नहीं था और अचानक ही ये सब सोचते हुए उसे एक इल्यूजन होता है जिसमें वो अपने आप को मेलोडी के साथ उसी कम्युनिटी रूम में देखता है। वो दोनों कुछ बात करते हैं और मेलोडी डैन से कहती है कि वो दोनों कॉफी पीने साथ चल सकते हैं। तभी मेन डोर पे कोई नॉक करता है जिससे डैन इस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। बाहर हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो डैन को बताती है कि उसका नाम बॉबी है और वो वर्जिल के लिए काम करती है। वो डैन को इन्फॉर्म करने आई थी कि बाथरूम में फंगस की प्रॉब्लम है जिसे वो ठीक कर सकती है, लेकिन डैन उसे ये कहकर जाने के लिए कहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ठीक कर सकता है। खैर डैन नेक्स्ट टेप को रीस्टोर करके प्ले करता है जिसमें मेलोडी और एनाबेल कम्युनिटी रूम में थे और मेलोडी यहाँ कल रात हो रहे स्ट्रेंज सेरेमनी के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी। रिकॉर्डिंग के दौरान ही यहाँ कैसेंड्रा आती है और एनाबेल को स्ट्रेंजली स्मेल करते हुए उसे कहती है कि वो बहुत खूबसूरत है। मेलोडी कैसेंड्रा से पूछती है कि क्या वो लास्ट नाइट यहाँ थी, लेकिन कैसेंड्रा झूठ बोलकर उन दोनों को रात को पार्टी में आने के लिए बोलकर चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम डैन को मेलेडी और स्टीवन की नेक्स्ट थेरेपी सेशन की रिकॉर्डिंग सुनते देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मेलेडी जेस को लेकर मिस्टर स्टीवन के पास आई थी क्योंकि मेलेडी को लगता था कि जेस की प्रॉब्लम एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ना कि कोई इविल का साया, जैसा कि जेस की मदर का मानना था। मिस्टर स्टीफन जेस से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जहां जेस उन्हें बताती है कि जब वो उस स्ट्रेन स्टेट में होती है तब उसे ऐसा फील होता है एज इफ वो किसी जगह खींची चली जा रही हो। थोड़ी देर बाद जेस की मदर आती है और वो मेलेडी पर भड़क जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उनके घर के मैटर में दखल दे। जेस की मदर जेस को यहाँ से ले जाती है और इसी के साथ रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। नाउ एट दिस पॉइंट डैन अपने मॉनिटर में नोटिस करता है कि बॉबी उसके लैब में कुछ कर रही थी। डैन लैब में जाकर बॉबी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर बॉबी ऐसे रिएक्ट करती है एज इफ वो कुछ छिपा रही हो, और वो डैन को ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है कि वो बस चेक वगैरह करने आई थी कि इक्विपमेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं। डैन बॉबी से पूछता है कि क्या वो उसके लिए चैपल को खुलवा सकती है क्योंकि वो वहाँ प्रेयर करना चाहता है, लेकिन बॉबी बिना रिप्लाई किए यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मार्क मेलेडी के बारे में पता करके उसके रेसिडेंस पे पहुंचता है और यहाँ वो जिस मेलेडी से मिलता है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट लेडी थी। जी हाँ दोस्तों, इस लेडी को इतना तो पता था कि वाइसर में 25 साल पहले आग लगी थी, बट उसे मेलेडी के पहले या बाद की लाइफ का कुछ भी नहीं पता था। इस वजह से मार्क श्योर हो जाता है कि इस लेडी ने मेलेडी की आइडेंटिटी चोरी कर ली है। नेक्स्ट सीन में हम डैन को देखते हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप रिस्टोर करने के लिए नीचे से कुछ सामान लेने जा रहा था कि तभी उसे स्टेयर्स पे मेलेडी दिखती है। मेलेडी डैन को याद दिलाती है कि लास्ट टाइम वो दोनों कॉफी पीने जाने वाले थे। मेलेडी डैन से कहती है कि तुम मुझे ठीक तरह से नहीं जानते हो, शायद तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे, जिस पर डैन कहता है कि ऐसा नहीं है। वो मेलेडी से कहता है कि वो जानता है कि मेलेडी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहती है और वो एक अच्छी इंसान है और यही मेलेडी का खास फीचर है, कोई बग नहीं है। ये सुनकर मेलेडी बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद अचानक डैन की आंख खुलती है और वो रियलाइज करता है कि वो टेप पर काम करते हुए ही सो गया था और ये सब बस उसका एक सपना था। फिर इसके बाद डैन नेक्स्ट टेप देखता है जिसमें मेलेडी चर्च में फादर रूसो से मिलने गई थी। मेलेडी इंटरव्यू स्टार्ट करती है और वो दोनों गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और इसी बीच फादर मेलेडी से पूछते हैं कि उसे वाइसर में कैसा लग रहा है। मेलेडी उन्हें बताती है कि वो लोगों से इंटरैक्ट कर रही है और दोस्ती करने की कोशिश करती है। फादर कहते हैं कि क्या उसे वाइसर में कुछ अजीब सा फील नहीं होता। अब इससे पहले मेलेडी इसका जवाब देती, बाहर से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर जाकर वो देखते हैं कि जेस फ्लोर पर गिरी हुई थी और उसे फिर से दौड़ा पड़ गया था। फादर जेस के कान में कुछ चांट करते हैं और तभी जेस एकदम से शांत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलेडी और एनाबेल एक स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। यहाँ मेलेडी जेस के लिए एक टॉय परचेज करती है और एनाबेल उसे समझाती है कि उसे दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, विच क्लियरली मेंट कि उसे जेस और उसकी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए। इस पर मेलेडी सेज कि मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ और ये मेरा एक खास फीचर है, कोई बग नहीं है। ये देखकर डैन काफी सरप्राइज रह जाता है क्योंकि उसने अपने सपने में मेलेडी से एग्जैक्ट यही बात कही थी। इसके बाद मेलेडी और एनाबेल वापस आ जाते हैं और यहाँ जेस के घर के अंदर से उन्हें टीवी की काफी तेज आवाज आ रही थी। वो लोग डोर पर नॉक करते हैं बट कोई डोर ओपन नहीं करता, जिस पर मेलेडी नेक्स्ट डोर में रह रही तमारा के पास हेल्प के लिए जाती है। तमारा उन्हें एक इमरजेंसी की देती है जिससे डोर ओपन हो जाता है और अंदर जाने पर वो देखते हैं कि फादर जेस पर कोई रिचुअल कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, जेस की मॉम मेलेडी और एनाबेल को यहाँ से बाहर रखने की कोशिश करती है कि तभी सैमुअल यहाँ जाता है और वो फादर को यहाँ से बाहर कर देता है। जाते जाते फादर मेलेडी से कहते हैं कि मेलेडी को नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, ये पूरी जगह कर्स्ड है। टेप यहीं एंड हो जाती है और इसके बाद डैन चैपल में जाता है जिसे बॉबी ने उसकी रिक्वेस्ट पे खुलवा दिया था। यहाँ आकर वो मार्क को कॉल करता है। कॉल पर डैन मार्क को बताता है कि उसने चैपल खुलवा दिया है और यहीं चैपल से होकर एक टनल है जो कि आर्काइव्स में जाती है। उसने आर्काइव्स में सिचुएटेड कैमरा को हैक कर लिया था और एक खाली रिकॉर्डिंग को लूप में चलाकर छोड़ दिया था, जिससे वो अब फ्रीली आर्काइव में जा सकता है विदाउट बीइंग नोटिस्ड। मार्क डैन को बताता है कि आज वो मेलेडी से मिलने गया था एंड ही इज श्योर कि वो लेडी मेलेडी नहीं थी, वो कोई और औरत थी जो कि किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी और उसने मेलेडी की आइडेंटिटी चुरा ली थी। उस लेडी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि वो मेलेडी बनकर रह सके। मार्क बताता है कि इसका एक मतलब ये हो सकता है कि असली मेलेडी मर चुकी है। कॉल ओवर होने के बाद डैन वापस उसी टेप को फिर से प्ले करता है और स्टोर के अंदर का वही सीन प्ले करता है जहां मेलेडी ने कहा था लोगों की हेल्प करना उसका फीचर है, कोई बग नहीं है। देखते ही देखते मेलेडी कैमरा के पास आ जाती है और डैन की तरफ देखकर उससे ऐसे बात करने लगती है एज इफ वो दोनों आमने सामने हों।
मेलेडी डैन को लास्ट मीटिंग के लिए थैंक यू कहती है और तभी स्टोर के बाहर से एनाबेल की आवाज आती है और मेलेडी बाहर चली जाती है। इसके बाद स्टोर के अंदर कैसेंड्रा एंटर करती है और वो कैमरा की तरफ आकर डैन की तरफ देखकर डिमोनिक वॉइस में उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे और ये बोलकर वो डैन का गला पकड़ लेती है। तभी डैन की आंख खुलती है जहां वो रियलाइज करता है कि उसने अभी अभी जो देखा था वो एक ड्रीम था और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। अब चौथे एपिसोड के स्टार्ट में हम डैन को चैपल की टनल से आर्काइव्स में एंटर करते हुए देखते हैं और यहाँ डैन उस दूसरे रूम में रखे हुए टेप्स का एक्सेस लेने के लिए डोर पे लगे लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक पे 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन लगा हुआ था जो कि वो क्रैक नहीं कर पाता। डैन बाहर आकर माँ को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो आर्काइव्स में एंटर नहीं कर पाया ड्यू टू दिस लॉक और इसलिए वो चाहता है कि मार्क किसी ऐसे आदमी को ढूंढे जो इस तरह के लॉक्स को खोल सके। कॉल एंड होते ही डैन को अपने सामने मेलेडी खड़ी हुई दिखाई देती है और डैन काफी सरप्राइज हो जाता है कि आखिर मेलेडी यहाँ कैसे आ गई। वो मेलेडी के पास जाने लगता है लेकिन तभी उसे अपने पीछे से बॉबी की आवाज आती है और डैन को अचानक ध्यान आता है कि अब रात हो चुकी थी। बॉबी डैन को बताती है कि डैन सुबह से एक ही जगह पर खड़ा था और वर्जिल भी उसके लिए परेशान था क्योंकि डैन ने आज एक भी टेप रिस्टोर नहीं किया। ऐसे में डैन फौरन अंदर आता है और टेप रिस्टोरेशन में लग जाता है। रिस्टोर करने के बाद वो टेप प्ले करता है और हम देखते हैं कि मेलेडी जेस के रूम में आई हुई थी जहां जेस को एक साइंस प्रोजेक्ट बनाना था जो कि कॉमेट्स के बारे में है, स्पेशली खैरोन कॉमेट जो कि कुछ ही वीक्स में अर्थ के ऊपर से गुजरने वाला है। इसके बाद एनाबेल यहाँ आती है एंड मेलेडी और वो कैसेंड्रा का इंटरव्यू लेने जाते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि कैसेंड्रा एक फेमस पेंटर हुआ करती थी जो कि एलेनोर नाम की लेडी के साथ ही पेंटिंग किया करती थी। अब एलेनोर की डेथ के बाद कैसेंड्रा उन सभी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क्स को यहाँ ले आई थी जो कभी उन दोनों ने बनाई थी। कैसेंड्रा मेलेडी को बताती है कि एलेनोर उससे एक आर्टिस्ट के ग्रुप में मिली थी जो कि स्पिरिट रिसीवर्स के नाम से जाने जाते थे। वो लोग ऐसी पेंटिंग्स बनाया करते थे जिसमें वो दूसरी दुनिया की झलकी दिखा सके। मेलेडी कैसेंड्रा के रूम में वही स्टैचू वाला कैबिनेट देखती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। कैसेंड्रा यहाँ मेलेडी को बताती है कि इस कैबिनेट की खो गई थी और इसीलिए वो इसे अभी नहीं खोल सकते। मेलेडी और कैसेंड्रा यहाँ बात कर ही रहे थे कि तभी एनाबेल यहाँ आती है और कैसेंड्रा से एक पेंटिंग के बारे में पूछती है। कैसेंड्रा बताती है कि ये पेंटिंग एलेनोर ने ही बनाई थी और जो लेडी उस पेंटिंग में थी वो कैसेंड्रा खुद थी। मेलेडी पेंटिंग से एक पेंडेंट देखती है जो कि कैसेंड्रा ने अभी भी पहन रखा था। कैसेंड्रा बताती है कि ये पेंडेंट कैरोनाइट स्टोन से बना है जो कि उसी कॉमेट का हिस्सा है जो कि कुछ वीक्स बाद अर्थ के ऊपर से जाने वाला था। कैरोन कॉमेट हर 70 ईयर्स में अर्थ के ऊपर से जाता है और लास्ट बार जब वो अर्थ से क्रैश हुआ था तब कैरोनाइट के स्टोन से ये पेंडेंट बना था। खैर मेलेडी कैसेंड्रा से पूछती है कि क्या वो जूलिया बेनेट नाम की किसी लेडी के बारे में कुछ जानती है, जिस पर कैसेंड्रा उन्हें बताती है कि वो तो नहीं जानती लेकिन रात को एक पार्टी होने वाली है जहां इस अपार्टमेंट के कई ओल्ड रेसिडेंट्स आने वाले हैं और शायद वो उनकी हेल्प कर दे। जाने से पहले कैसेंड्रा एनाबेल को उसकी ब्लैक पेंट का एक जार देती है जिससे एलेनोर पेंट किया करती थी। बाहर आकर एनाबेल मेलेडी को बताती है कि एलेनोर दरअसल कैसेंड्रा की पार्टनर हुआ करती थी। वो दोनों काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे थे जिसके बाद एलेनोर ने आत्महत्या कर लिया था। मेलेडी और एनाबेल अपने रूम के बाहर खड़े थे जहां उन्हें सैमुअल मिलता है। सैमुअल मेलेडी से मास्टर की वापस लेने आया था। मेलेडी की लेने अंदर चली जाती है और बाहर एनाबेल सैमुअल को कन्फ्रंट करती है कि मेलेडी को पता चल गया है कि वो और तमारा लास्ट नाइट कम्युनिटी रूम में इंटीमेट हुए थे। मेलेडी बाहर आती है और सैमुअल उसे सफाई देने लगता है कि उसने और तमारा ने उस रात ज़्यादा पी रखी थी और तमारा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसलिए उस रात जो हुआ वो अनजाने में हुआ था। मेलेडी सैमुअल से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और टेप यहीं एंड हो जाती है। नाउ टेप ओवर होते ही डैन को अपने स्क्रीन पर मेलेडी की परछाई दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। डैन को अपने बचपन की एक बात याद आती है जहां हम देखते हैं कि डैन की सिस्टर अपने रूम में बैठकर पियानो पर वही ट्यून प्ले कर रही थी। वो डैन को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसे भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। उसका कहना था कि डैड ने उसे बताया है कि घोस्ट हमारी तरह ही होते हैं बट वो भटक गए हैं और कंफ्यूज्ड हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। खैर रात को डैन की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे कुछ आवाजें आ रही थी। डैन कॉरिडोर के सामने वाले रूम की लाइट ऑन देखता है और रूम के अंदर उसे मेलेडी बैठी हुई दिखती है। जी हाँ दोस्तों, मेलेडी एक नोटबुक पर रही थी और बेड पर एक बॉक्स भी रखा हुआ था जो कि डैन का था। डैन मेलेडी के पास जाता है और मेलेडी डैन से पूछती है कि क्या ये नोटबुक उसने लिखी है, जिस पर डैन उसे बताता है कि ये नोटबुक उसकी नहीं है बट ये बॉक्स उसका है। ये बॉक्स उसके डैड ने बचपन में उसे एज ए बर्थडे प्रेजेंट दिया था जिसे गुस्से में उसने एक बार तोड़ दिया था। मेलेडी डैन को अपनी चेन दिखाती है जिसमें एक रिंग लगी हुई थी। मेलेडी डैन को बताती है कि ये रिंग उसकी मदर की है जो कि उन्होंने उसे चर्च में रख
रखने के बाद उसके गले में छोड़ दी थी। अब डैन मेलेडी को बताता है कि उसके डैड डॉक्टर स्टीवन है, बट मेलेडी इस बात पर बिलीव नहीं कर पाती और डैन को बताती है कि डॉक्टर स्टीवन का बेटा तो अभी 8 साल का ही है। यहाँ अचानक रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है एंड देन रूम में अंधेरा हो जाता है। लाइट कुछ सेकंड्स बाद ऑन होती है बट मेलेडी यहाँ से गायब हो गई थी। बेड पर वो बॉक्स और वो नोटबुक अभी भी पड़ी हुई थी। डैन उस नोटबुक को उठाता है जो कि किसी की जर्नल लग रही थी। इस नोटबुक के पीछे किसी टी बेलोज का नाम लिखा हुआ था और उस रूम के कपबोर्ड में डैन को ऐसी ही कई सारी नोटबुक्स मिलती हैं। इन्हीं में से एक नोटबुक में 4 डिजिट के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बने हुए थे और एक कॉम्बिनेशन पे हाईलाइट किया गया था। डैन इस कॉम्बिनेशन को आर्काइव के लॉक्ड रूम पे ट्राई करता है जो कि लकीली इस कॉम्बिनेशन से खुल जाता है। अब यहाँ इस रूम में वाइसर अपार्टमेंट का काफी सारा सामान पड़ा हुआ था और यहाँ उसे अपने डैड की एक रिसर्च पेपर भी मिलती है जो कि दूसरी डिमेंशन और दूसरी दुनिया के बारे में थी। यहाँ से उसे मेलेडी की जली हुई डायरी और उसकी रिंग वाली चेन भी मिलती है। डैन मार्क को ये सब कॉल पे बताता है और उसे टी बेलोज नाम के आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। कॉल कट करते ही मार्क नोटिस करता है कि उसके स्टूडियो में कोई खड़ा है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वर्जिल था। जी हाँ दोस्तों, वर्जिल मार्क को बताता है कि उसे पता है कि डैन मार्क को कॉल करके सब बताता रहता है। वर्जिल यहाँ मार्क से डैन की मेंटल कंडीशन के बारे में जानना चाहता था। मार्क बताता है कि कुछ महीनों पहले डैन की गर्लफ्रेंड ने डैन के डैड के बारे में कुछ बात कर दी थी जिसपे उनका ब्रेकअप हो गया था और इसके बाद डैन को फिर से अपने बचपन की मेमोरीज हॉन्ट करने लग गई थी, जिस वजह से उसने ट्रीटमेंट भी लेना स्टार्ट किया था। जाते वक्त मार्क वर्जिल से पूछता है कि वो मेलेडी पैंडर्स की टेप में क्या खोज रहा है, जिसपे वर्जिल कहता है कि ये सब कॉन्फिडेंशियल है और वो उसे कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट सीन में हम डैन को नेक्स्ट टेप प्ले करते हुए देखते हैं जहां मेलेडी एनाबेल के साथ थी और यहां एनाबेल उसी ब्लैक पेंट से कुछ ड्रॉ कर रही थी। एनाबेल मेलेडी से पूछती है कि आजकल वो किसके सपने देख रही है और मेलेडी एनाबेल को बताती है कि वो उसे सपने नहीं लगते, उसे ऐसा लगता है कि कोई सच में उससे बात कर रहा है। और यहाँ हम और डैन समझ पाते हैं कि मेलेडी के साथ भी वही हो रहा था जैसा डैन एक्सपीरियंस कर रहा था, यानी कि मेलेडी के सपने में और कोई नहीं बल्कि डैन आया करता था। रात को मेलेडी अकेले ही कैसेंड्रा की पार्टी में जाती है और उसे वहां कई लोग मिलते हैं। मेलेडी यहाँ पैट्रिसिया नाम की एक ओल्ड रेसिडेंट से मिलती है जो कि स्टोरीज लिखा करती थी। पैट्रिसिया बताती है कि वो मुझसे कुछ स्टोरीज लिखवाते हैं, एज इफ वो इन स्टोरीज के जरिए मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मेलेडी से पूछती है कि वो किसकी बात कर रही है, जिसपे वो बताने से मना कर देती है और जब मेलेडी उससे जूलिया के बारे में पूछती है तब वो टॉपिक डाइवर्ट कर देती है। नेक्स्ट मेलेडी हेलेन नाम की एक लेडी से मिलती है जो कि एक स्कल्प्टर थी और उसने ही तमारा के शो के लिए वो मास्क बनाए थे। मेलेडी से पूछती है क्या वो भी इस बिल्डिंग के हिस्टोरिकल कम्युनिटी का हिस्सा है और क्या वो भी कम्युनिटी रूम में प्रेयर्स वगैरह का हिस्सा बनती है। हेलेन इस क्वेश्चन को अवॉइड करती है और चली जाती है। यहाँ पार्टी में एवी क्रिस्ट नाम की एक लेडी आती है जिसे देखकर डैन बहुत सरप्राइज रह जाता है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसने एवी क्रिस्ट की भेजी हुई एक शो द सर्कल की रील को रिस्टोर किया था। इफ यू गाइज रिमेंबर, सभी लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं और वो लोग ईवी के फादर के उसी शो द सर्कल के बारे में बात कर रहे थे जो कभी एयर नहीं हुई। ईवी उन्हें बताती है कि कई साल पहले उसके फादर हॉलीवुड के एक घर में किसी ऑकल्ट ग्रुप से मिले थे जो कि जादू टोना किया करते थे। उन लोगों ने ईवी के फादर को कुछ टेप्स दिखाई थी जिनमें इंसानों की बलि वगैरह के बारे में दिखाया गया था और इसी के बाद ईवी के फादर ने द सर्कल को बनाया। यहाँ बैठे लोगों में से एक कह देता है कि वो शो बहुत खतरनाक था और इसके बाद ईवी के डैड विलियम क्रिस्ट ने सुसाइड कर लिया था। ईवी बताती है कि ये सब बस र्यूमर्स है, जिसपे कैसेंड्रा उससे कहती है कि उनके साथ अभी बेट्रिस है जो कि सोल्स वगैरह से कनेक्ट कर सकती है और वो चाहे तो उसके डैड से कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकती है। ऐसे में वो लोग उनकी सोल से पूछ लेंगे कि द सर्कल शो की रील कहाँ छिपी है। मेलेडी को ये बात अजीब लगता है क्योंकि कैसेंड्रा उस शो की रील के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ज्यादा ही एक्साइटेड थी। एनीवेज, ईवी रेडी हो जाती है और बेट्रिस उसके डैड की घोष से कनेक्ट करती है। बेट्रिस विलियम क्रिस्ट की घोष से पजेस हो जाती है और ईवी के डैड उसको वो पोएम सुनाते हैं जिसके बारे में बस उन्हें और ईवी को पता था। कैसेंड्रा यहाँ ईवी से कहती है कि वो अपने डैड से पूछे कि वो रील कहाँ छिपी है, जिसपे उसके डैड की घोष चिल्लाते हुए कहती है कि दूर रहो मुझसे और इसी के साथ बेट्रिस से उनका कनेक्शन टूट जाता है। नेक्स्ट मेलेडी की बारी आती है जो कि अपनी मदर से कांटेक्ट करने वाली थी इन ऑर्डर टू सी कि कहीं उसकी मदर जिन्हें वो ढूंढने आई है वो मर तो नहीं चुकी हैं। बेट्रिस जूलिया बेनेट की सोल को आवाज लगाती है बट उसे कोई कनेक्शन नहीं मिलता, विच मीन्स कि जूलिया बेनेट अभी जिंदा थी। लेकिन अचानक बेट्रिस मेलेडी का हाथ पकड़ लेती है और उसे बताती है कि यहाँ कोई और है जो मेलेडी से बात करना चाहता है। टेप यहीं अटक जाती है और डैन को अपने पीछे मेलेडी खड़ी हुई दिखती है। इसका मतलब ये कि शायद डैन मेलेडी से बात करना चाहता था। मेलेडी डैन से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। डैन मेलेडी को बताता है कि वो टेप्स को रीस्टोर करने का काम कर रहा है। मेलेडी स्क्रीन पर बेट्रिस को देखती है और डैन को बताती है कि उसने इस लेडी को कहीं देखा है पर वो याद नहीं कर पा रही कि ये लेडी कौन है।
इसके बाद मेलेडी को टेबल पर रखी अपनी डायरी और रिंग वाली चेन भी दिखाई देती है। ये देखकर वो शॉक रह जाती है कि उसका सामान यहाँ डैन के पास क्या कर रहा है। अब डैन मेलेडी को बताता है कि मेलेडी तकरीबन 25 साल पहले वाइसर अपार्टमेंट की आग में जलकर मर चुकी है और ये टेप्स उसकी ही है जिन्हें रिस्टोर करके वो पता लगा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था। मेलेडी बिल्कुल पजल्ड हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि डैन क्या कह रहा है। मेलेडी चिल्लाने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मरी नहीं हूँ, और इसी के साथ लाइट्स ऑफ हो जाती है और लाइट्स ऑन होने के बाद मेलेडी यहाँ से गायब हो चुकी थी। स्क्रीन पर अटकी हुई टेप चल पड़ती है और यहाँ बियाट्रिस एग्जैक्ट वही बातें दोहराने लगती है जो अभी अभी डैन और मेलेडी ने की थी। मेलेडी बियाट्रिस से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बियाट्रिस को कैसे पता कि उसने सपने में क्या देखा था। यहाँ डैन भी यही देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि बियाट्रिस एग्जैक्ट वही बातें कैसे दोहरा रही थी। बियाट्रिस सब बोलने के बाद अपना ही मुंह नोचने लगती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। डैन मार्क को कॉल करके बताता है कि उसे अभी तक लगता था कि वो बस इमेजिनेशन में ही मेलेडी से बात कर रहा था या फिर ये सब बस उसका सपना था, लेकिन आज उसे रियलाइज हुआ है कि वो मेलेडी से सच में मिलता है। डैन बताता है कि वो मेलेडी को बचा सकता है। डैन की बातें सुनकर मार्क को लगने लगता है कि डैन अपना दिमागी संतुलन खो रहा है। यहाँ टेप में हम देखते हैं कि मेलेडी अपने रूम में जाती है जहाँ एनाबेल कुछ अजीब पेंटिंग्स बना रही थी। ये एग्जैक्ट वैसी ही थी जैसी मेलेडी बचपन में बनाया करती थी। मेलेडी एनाबेल से पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिस पे एनाबेल बताती है कि इन पेंटिंग्स में कोई है जो उसे बुला रहा है। यहाँ टेप में अचानक वही स्टैटिक लाइंस आती है और एक डिमोनिक फिगर अपीयर होता है। इसी के साथ 4th एपिसोड भी एंड हो जाती है, लिविंग अस विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी तक हम ये समझ पाए हैं कि डैन और मेलेडी एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं थ्रू ड्रीम्स, और वो भी अपने अपने टाइमलाइन में। अब ऐसा क्यों हो रहा है और इन सब के पीछे क्या राज है, इसका पता तो आपको मेरे अगले वीडियो में ही मिलेगा, जो कि 2 या 3 दिन बाद मेरे चैनल पे आ जाएगी। वहाँ हम ढेर सारी थियरीज भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वो वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।